कैसे हो मेरे यूनिवर्सिटी चैंपियंस। आज मैं लेके आया हूँ आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सामान्य हिंदी के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी बीएससी फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस मिलते रहें। अब शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन से। प्रेमचंद कहाँ पर लेटे हुए थे? ऑप्शन ए है ज़मीन पर, ऑप्शन बी है चारपाई पर, ऑप्शन सी है बिस्तर पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? प्रेमचंद है वो किस पर लेटे हुए थे? चारपाई पे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ईश्वरी को क्या बर्दाश्त नहीं था? ऑप्शन ए सुस्ती, ऑप्शन बी बदतमीजी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ईश्वरी था उसको क्या 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 बर्दाश्त नहीं होती थी? जो नौकरों की सुस्ती व बदतमीजी दोनों की दोनों बर्दाश्त नहीं होती थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब अपन बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ था? ऑप्शन ए 1980 में हुआ था, ऑप्शन बी 1881 में हुआ था, ऑप्शन सी 1880 में हुआ था, ऑप्शन डी 1898 में हुआ था। तो हम सब जानते हैं जो प्रेमचंद का जन्म है वो कब हुआ था? 1880 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? वाराणसी के अंदर हुआ था। मैंने मुंशी प्रेमचंद का पूरा जीवन परिचय यहाँ पे डाल दिया। अगर आप इस पीडीएफ को सॉल्यूशन के साथ डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अब 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईश्वरी के घर में किसकी कमी नहीं थी? ऑप्शन ए गरीबों की, ऑप्शन बी धन की, ऑप्शन सी नौकरों की, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हम सब जानते हैं जो ईश्वरी के घर में किसकी कमी नहीं थी? नौकरों की कमी नहीं थी। जो ईश्वरी था उसके घर में क्या थे? बहुत सारे नौकर थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नौकरों से सीधे मुंह बात कौन नहीं करता था? कौन नहीं करता था? ऑप्शन ए प्रेमचंद नहीं करता था, ऑप्शन बी ईश्वरी नहीं करता था, ऑप्शन सी जमींदार नहीं करता था, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हम सब जानते हैं जो ईश्वरी है वो नौकरों से सीधे मुंह बात नहीं करता था, मतलब उन पे व्यंग्य कसता रहता था, वह तंज कसता रहता था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब बढ़ते अपन 7 नंबर क्वेश्चन पे। अक्कड़पन एवं उद्दंडता किसके चरित्र में पूर्णतः विद्यमान थी? तो किसके में थी? ऑप्शन ए प्रेमचंद के, ऑप्शन बी ईश्वरी के, ऑप्शन सी नौकर के, ऑप्शन डी जमींदार के। तो हम सब जानते हैं जो ईश्वरी है उसके व्यवहार के अंदर उद्दंडता व कर्ता थी। अब बढ़ते हैं अपन 8 नंबर क्वेश्चन पे। कौन अपने नौकरों के साथ कठोरता के साथ व्यवहार करता था? ऑप्शन ए प्रेमचंद करता था, ऑप्शन बी जमींदार करता था, ऑप्शन सी ईश्वरी करता था, ऑप्शन डी सभी। तो हम सब जानते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो ईश्वरी था उसका अपने नौकरों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था, उसके व्यवहार में उद्दंडता थी, वह उनके साथ कठोर व्यवहार करता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नशा नामक कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ऑप्शन ए हमें अपनी स्थिति को समझना चाहिए, ऑप्शन बी हमें अपनी स्थिति को नहीं समझना चाहिए, ऑप्शन सी हमें दूसरों के प्रभाव में आना चाहिए, ऑप्शन डी हमें दूसरों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। जो ये नशा नमक जो कहानी है ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, जिसके अंदर हमें यह बताया गया है कि हमें दूसरों के कभी भी प्रभाव में नहीं आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अब अपन बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। ईश्वरी के मित्र पर किस बात का नशा चढ़ा था? तो ईश्वरी था उसके मित्र पे किस बात का नशा चढ़ा हुआ था? ऑप्शन ए है धन का, ऑप्शन बी है ज्ञान का, ऑप्शन सी है भक्ति का, ऑप्शन डी है शराब का। तो हम सब जानते हैं जो ईश्वरी है उसके मित्र पे किसका घमंड नशा चढ़ा हुआ था या घमंड था? तो उसके पास धन बहुत था, इसलिए उसके पास धन का घमंड था। अब बढ़ते अपन 11 नंबर क्वेश्चन पे। महादेवी वर्मा को किसकी याद आकर मन करुणा से भर गया? मतलब महादेवी वर्मा को किसकी याद आई जिससे उसका मन करुणा से भर गया? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की याद आने से, ऑप्शन बी है गीसा की याद आने से, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो महादेवी वर्मा है उसको गीसा की याद आ गई इसलिए उसका मन करुणा से भर गया, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब बढ़ते हैं अपन 12 नंबर क्वेश्चन में। किसके मन में यह भाव जागा कि वह गांव जाकर सामाजिक कार्य करे? ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा के मन में यह जागा कि वो गांव जाकर सामाजिक कार्य करे,
ऑप्शन बी है गीसा के मन में यह जागा, ऑप्शन सी है लेखिका के मन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो महादेवी वर्मा है उसके मन में यह भाव जागा था कि वह गांव जाकर सामाजिक कार्य करें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब अपन बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। निर्धन लाचार बच्चों को क्या देने का भाव लेखिका के मन में जागा। ऑप्शन ए है भाई अच्छा आचरण देने का मन लेखिका के मन में जागा, ऑप्शन बी है अच्छा व्यवहार सिखाने का भाव मन में जागा, ऑप्शन सी शिक्षा देने का भाव मन में जागा, ऑप्शन डी है उपयुक्त छवि। तो जो महादेवी वर्मा है या लेखिका है वो निर्धन व लाचार बच्चों को क्या देना चाहती थी, शिक्षा देना चाहती थी ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हों। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। जो बच्चे शिक्षित होकर भला आदमी बनने की इच्छा लेकर आया करते थे उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। ऑप्शन ए उनकी विषम स्थिति थी, ऑप्शन बी है उनकी दयनीय स्थिति थी, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो हम सब जानते हैं जो बच्चे भला आदमी बनकर इच्छा लेकर जो लेखिका के पास आए थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, विषम थी, वह दयनीय थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी होगा। अब बढ़ते अपन 15 नंबर के क्वेश्चन पे। किसका जीवन कई प्रकार के अपवादों से ग्रस्त था। तो हमें बताना है कि जो कहानी है उसमें किसका जीवन था वो अपवादों से या मतलब बहुत मुश्किलों से घिरा हुआ था। ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा का, ऑप्शन बी है गीसा का, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों का, ऑप्शन जो डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं जो गीसा है उसका जीवन कई प्रकार के अपवादों से घिरा हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब बढ़ते हैं अपन 16 नंबर क्वेश्चन पे। लोगों की उपेक्षा की बात समझने की क्षमता किसमें थी। मतलब लोगों की बातों को कौन समझ सकता था। ऑप्शन ए है गीसा समझ सकता था, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा में समझने की क्षमता थी, ऑप्शन सी है लेखिका में, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों में। तो हम सब जानते हैं जो गीसा था उसके अंदर लोगों की बातें समझने की बहुत अच्छी। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन पे। गीसा का व्यवहार कैसा था। ऑप्शन ए मानवीय, ऑप्शन बी करुणापन, ऑप्शन सी दयालु, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हम सब जानते हैं गीसा का व्यवहार बहुत ही मानवीय व करुणा से वह दयालु, वह एक दयालु व्यक्ति था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अब मैंने महादेवी वर्मा का नीचे जीवन परिचय भी दे दिया है तो आप यहाँ से पढ़ लेना। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ऑप्शन बी सुमित्रा कुमारी चौहान को कहा जाता है, ऑप्शन सी है मीरा को कहा जाता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं जो महादेवी वर्मा है उसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। और ये भी याद रख लेना कि महादेवी वर्मा वो छायावादी काल की लेखिका थी। अब अपन बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। इस सांसारिक जीवन में विद्या, साहित्य, कला, कविता, धन और संपत्ति को सभी लोग क्या मानते हैं। तो ये अभी वर्तमान समय में जो सांसारिक जीवन है उसमें विद्या, साहित्य, कला और कविता और धन और संपत्ति का लोगों के जीवन में क्या महत्व है। ऑप्शन ए है सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन बी है पवित्र, ऑप्शन सी है श्रेष्ठ, ऑप्शन डी है उज्जवल। तो जो इस सांसारिक जीवन में विद्या, साहित्य, कला, कविता, धन और संपत्ति को लोग क्या मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब अपन बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करने से व्यक्ति कौन से जीवन का सर्वश्रेष्ठ तत्व पान लेता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका सर्वश्रेष्ठ आचरण होता है, अच्छा आचरण होता है, वह किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है, किस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करता है। ऑप्शन ए सामाजिक जीवन में अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करता है, ऑप्शन बी सांस्कृतिक जीवन में अच्छी जिंदगी उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी है सांसारिक जीवन की, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कोई भी व्यक्ति जिसका आचरण और सभ्यता बहुत अच्छी होती है वो सभी के सभी मतलब सामाजिक जीवन में भी बहुत अच्छा कर सकता है, सांस्कृतिक जीवन में भी बहुत अच्छा करता है और सामाजिक जीवन में भी बहुत अच्छा करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अब बढ़ते अपन 21 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा व्यक्ति आचरण की सभ्यता को पाकर भी चुप हो जाता है। ऑप्शन ए है अधिक बोलने वाला व्यक्ति, ऑप्शन बी है
क्रोधित व्यक्ति, ऑप्शन सी है दयालु व्यक्ति, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। पहले अपन इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें यह बताया गया है कोई व्यक्ति का अगर आचरण भी अच्छा है लेकिन फिर भी उसे अधिक उपलब्धियां क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि वो बहुत अधिक बोलने वाला होता है। मतलब इस क्वेश्चन में यह बताया गया है बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति की इस संसार में ज़्यादा बातों की ज़्यादा कदर नहीं होती है। अब अपन बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। आचरण की सभ्यता को कैसी बोली बताया गया है। आचरण की सभ्यता को कैसी बोलने वाली बताया गया है। ऑप्शन बी है सदा मौन वाली बताया गया है, ऑप्शन सी है कोई नहीं, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सदा मौन। मतलब मौन रहने वाले ही व्यक्तियों, मतलब आचरण की सभ्यता की आचरण में सदा मौन रहने वालों की भाषा बताया है। ऑप्शन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, लेखक ने मौन भाषा को कैसा बताया है। ऑप्शन ए है बलवती बताया है, ऑप्शन बी है अर्थवती बताया है, ऑप्शन सी है प्रभावमय बताया है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी बताया है। तो लेखक ने मौन भाषा को कैसा बताया है, उपयुक्त सभी। मतलब मौन भाषा है वो बहुत बलवान भी है, अर्थवान भी है और प्रभावमय भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अब बढ़ते हैं अपन 24 नंबर क्वेश्चन पे। सब विकृतियों को रोकने के लिए किसका होना जरूरी है। ऑप्शन ए है, मतलब इस क्वेश्चन को अर्थ यही है कि कोई भी व्यक्ति को अपने कमियों व बुराइयों को छिपाने के लिए किसका होना जरूरी है। ऑप्शन ए है मानवता का, ऑप्शन बी है आचरण की शुद्धता का, ऑप्शन सी है पवित्रता का, ऑप्शन डी है गुण का। तो हम सब जानते हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर आचरण की शुद्धता होगी, मतलब आचरण से ही वही अच्छा होगा, तभी वह बुराइयों को रोक सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब बढ़ते हैं अपन 25 नंबर क्वेश्चन में। जिस देश में आचरण की सब अब बढ़ते अपन 25 नंबर क्वेश्चन में। जिस देश में आचरण की सभ्यता का विकास होता है वहाँ पर किस प्रकार का द्वेष नहीं होता है। मतलब जिस जिस देश के लोग बहुत ही आज अपने व्यवहार से और सभ्यवान व सही होते हैं उसमें किस प्रकार का द्वेष नहीं होता है। ऑप्शन ए है सांसारिक, ऑप्शन बी है मानसिक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। मतलब जिस लोगों में आचरण की सभ्यता होगी, बहुत अच्छा आचरण होगा, वो सांसारिक द्वेष भी नहीं होता है उनके अंदर, ऑप्शन बी मानसिक द्वेष भी नहीं होता है, ऑप्शन सी है आध्यात्मिक द्वेष भी नहीं होता है। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अब बढ़ते हैं अपन अगले नंबर क्वेश्चन पे 26 नंबर क्वेश्चन पे। आचरण की सभ्यता का परिणाम किस संबंध से रहता है। मतलब आचरण की सभ्यता का परिणाम किसका संबंध रहता है। ऑप्शन ए सत्यम से, ऑप्शन बी है शिवम से, ऑप्शन सी है सुंदरम से। तो किसी भी इंसान की अगर अच्छे आचरण की सभ्यता हो तो उसके अंदर सत्यम शिवम सुंदरम, हमेशा वो सत्य सत्य रहेगा, खुश रहेगा तथा सुंदर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अब बढ़ते अपन 27 नंबर क्वेश्चन पे। मन रूपी व्याख्यान का महत्व क्या है। मतलब मन, ऑप्शन ए है मतलब बलशाली होता है मन रूपी व्याख्यान, ऑप्शन बी है अर्थपूर्ण रहता है, ऑप्शन सी है प्रभावशाली रहता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो मन रूपी व्याख्यान है, हम अपने मन को जो चीज़ें बताते हैं, हमारा मन जो बताता है वो कैसे होते हैं, बलशाली भी होती हैं, अर्थपूर्ण भी होती हैं, वह प्रभावशाली भी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। मेघदूत की पुस्तक समीक्षा पुस्तक का बाहरी रूप क्या है। मतलब जो मेघदूत की पुस्तक समीक्षा है उसका किस प्रकार का जो पुस्तक है वो किस प्रकार की है। व्यंग्य प्रकार की है, ऑप्शन ए में दिया गया कि व्यंग्य प्रकार की पुस्तक है, ऑप्शन बी है आलोचक प्रकार की पुस्तक है, ऑप्शन सी है काव्य प्रकार की पुस्तक है, ऑप्शन डी है रचनात्मक प्रकार की है। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, मेघदूत की पुस्तक समीक्षा है वो एक व्यंग्य प्रकार की पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। यक्ष ने अपनी प्रेमिका को किस माध्यम से संदेश पहुंचाया था। ऑप्शन ए है बादलों के माध्यम से, ऑप्शन बी है पक्षी के माध्यम से, ऑप्शन सी है दोनों से, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यक्ष है,
जो मेघदूत नाम की जो पुस्तक है या काव्य है, उसके अंदर एक यक्ष नाम का एक नायक होता है। वो अपनी प्रेमिका को किस माध्यम से संदेश पहुंचाता है? वो बादलों के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाता है। संदेश में विरह वेदना का वर्णन किसने किसके लिए किया है? ऑप्शन ए है प्रेमिका ने किया है, ऑप्शन बी है मेघदूत ने किया है, ऑप्शन सी है यक्ष ने किया है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संदेश में विरह वेदना का वर्णन किसने किया है? यक्ष ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे, राहगीरों का मार्गदर्शन कौन करता है? ऑप्शन ए है नगर करता है, ऑप्शन बी है पुस्तक करती है, ऑप्शन सी है मेघदूत करता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो राहगीरों का मार्गदर्शन कौन करता है? राहगीरों का मार्गदर्शन हमेशा हमेशा कौन करती है? पुस्तक करती है। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। मेघदूत काव्य के नायक कौन है? जो मेघदूत काव्य है उसके नायक कौन है? ऑप्शन ए है मेघदूत खुद हैं, ऑप्शन बी है शरद जोशी हैं, ऑप्शन सी है यक्ष है, ऑप्शन डी है बादल हैं। तो जो मेघदूत जो काव्य है उसका जो नायक कौन है वो कौन है? यक्ष है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब बढ़ते अपन 33 नंबर क्वेश्चन पे, किस महीने में बादल उठते हैं और धीरे धीरे राजधानी की ओर बढ़ते हैं? ऑप्शन ए है भाद्रपद में बादल उठते हैं और धीरे धीरे राजधानी की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन बी है वैशाख महीने में उठते हैं और धीरे धीरे राजधानी की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन सी है आषाढ़ में, ऑप्शन डी है आश्विन में। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आषाढ़ में। मतलब हमेशा आषाढ़ में बादल उठते हैं वह राजधानी की तरफ बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में, कालिदास की मानसिक स्थिति क्यों नहीं ठीक थी? ऑप्शन ए समीक्षा नामक काव्य को पढ़ने के कारण, ऑप्शन बी है दुर्भाग्य के कारण, ऑप्शन सी है मेघदूत के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं कालिदास ने जब समीक्षा नामक काव्य पढ़ा था उसके बाद में उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अब बढ़ते अपन 37 नंबर क्वेश्चन पे, मेघदूतम के अनुसार यक्ष को किस आश्रम में रहने का श्राप मिला था? ऑप्शन ए है रामगिरी आश्रम में रहने का, ऑप्शन बी है अगस्त आश्रम में रहने का, ऑप्शन सी है जाम्बली आश्रम में रहने का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं मेघदूतम काव्य के अंदर यक्ष को रामगिरी आश्रम में रहने का श्राप मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अब बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे, मेघदूतम की पुस्तक समीक्षा के लेखक कौन है? जो मेघदूत की जो पुस्तक है का वापस रचना की गई समीक्षा, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए है शरद जोशी है, ऑप्शन बी है अनुपम मिश्रा है, ऑप्शन सी है सरदार पूरण सिंह है, ऑप्शन डी है प्रेमचंद है। तो हम सब जानते हैं मेघदूत की पुस्तक समीक्षा के लेखक कौन है? तो कौन है? शरद जोशी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अब बढ़ते हैं अपन 29 नंबर क्वेश्चन पे, मेघदूत का प्रधान रस क्या है? ऑप्शन ए है रस श्रृंगार, ऑप्शन बी है विप्रलंब श्रृंगार, ऑप्शन सी है हास्य श्रृंगार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं मेघदूत का जो प्रधान रस है वो क्या है? विप्रलंब श्रृंगार है। अब बढ़ते अपन 40 नंबर क्वेश्चन पे, तीसरे चरण के आंदोलन में शहर की एक पहलवान अनोखी लाल ने एक पैर पर कितने दिन खड़े होकर सत्याग्रह किया था? तो कितने दिन किया था? ऑप्शन ए है 40 दिन किया था, ऑप्शन बी है 32 दिन किया था, ऑप्शन सी है 30 दिन किया था, ऑप्शन डी है 28 दिन किया था। तो हम सब जानते हैं जो अनोखी लाल ने 32 दिन एक पैर पे खड़े होके सत्याग्रह किया था। अब बढ़ते हैं अपन 41 नंबर क्वेश्चन पे, इंदौर के कौन से तालाब में गिरे फ्लाइंग क्लब के जहाज को ढूंढने के लिए नौसेना बुलाई थी? ऑप्शन ए है तांदुला तालाब के अंदर जहाज गिर गई थी, ऑप्शन बी है विलावती तालाब के अंदर गिर गई थी, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जो विलावती तालाब है इंदौर के अंदर, उसके अंदर जो फ्लाइंग क्लब का वो जहाज गिर गया था और उसको ढूंढने के लिए नौसेना बुलाई गई थी। कितने साल पहले सागर तालाब बनाया गया था? ऑप्शन ए है 700 साल पहले बनाया गया था, ऑप्शन बी है 200 साल पहले बनाया गया था, ऑप्शन सी है 600 साल पहले बनाया गया था, ऑप्शन डी है 800 साल पहले बनाया गया था। तो जो सागर
सागर तालाब है वो 600 साल पहले बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब बढ़ते अपन 43 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। विशाल सागर तालाब किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए है बंजारे के द्वारा, ऑप्शन बी है शिक्षक ने बनवाया था, ऑप्शन सी है अफसर ने बनाया था, ऑप्शन डी है संस्था ने बनाया था। तो जो विशाल सागर तालाब है उसको किसके द्वारा निर्माण किया गया था? एक बंजारे के द्वारा निर्माण किया गया था। और जो सागर तालाब है उसके ऊपर 11 शोध प्रबंध पूर्ण हो चुके हैं, मतलब 11 शोध किए जा चुके हैं। अब बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के दुर्ग में कितने सन तक 29,000 तालाब बन रहे थे? मतलब सॉरी, मध्य प्रदेश के दुर्ग में कितने सन तक भी तालाब बन रहे थे, मतलब कब तक तालाब बन रहे थे? ऑप्शन ए है 1901 तक, ऑप्शन बी है 1905 तक, ऑप्शन सी है 1907 तक, ऑप्शन डी है 1920 तक। तो जो 1907 तक मध्य प्रदेश के दुर्ग के अंदर तालाबों का निर्माण किया गया। अब बढ़ते अपन 45 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तांदुला तालाब कितने वर्ष बाद बना था? ऑप्शन ए है 12 वर्ष बाद में बना था, ऑप्शन बी 18 वर्ष बाद में बना था, ऑप्शन सी है 11 वर्ष बाद में बना था, ऑप्शन डी है 20 वर्ष बाद में बना था। तो जो तांदुला तालाब है वो 11 वर्ष बाद में उसका निर्माण हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। सागर तालाब में से सिंचाई के लिए कितनी नहर नदियों जो की लंबाई कितने मील थी? मतलब जो सागर तालाब है उसमें सिंचाई के लिए निकली नहरों व नदियों की लंबाई कितने मील थी? ऑप्शन ए है 512 मील, ऑप्शन बी है 513 मील, ऑप्शन सी है 525 मील, ऑप्शन डी है 511 मील। तो हम सब जानते हैं जो सागर तालाब है उससे निकली नहर नदियों की लंबाई कितनी थी? 513 मील। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब बढ़ते अपन 47 नंबर क्वेश्चन पे। अनुपम मिश्रा को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी पुरस्कार, ऑप्शन बी भारत रत्न पुरस्कार, ऑप्शन सी साहित्य पुरस्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो अनुपम मिश्रा जो लेखक हैं उनको कौन सा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था उनकी कृतियों के लिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब एक क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड। सन 1800 तक मैसूर में लगभग 39,000 तालाब मौजूद थे। तो आप ये भी याद रख लेना। और मैंने कबीरदास का जीवन परिचय भी इस पीडीएफ के अंदर लगा दिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर। कबीर किस काव्य धारा से के प्रतिनिधि कवि थे? ऑप्शन ए है सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे, ऑप्शन बी है राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे, ऑप्शन सी है प्रेमश्री काव्य धारा के थे, ऑप्शन डी है संत काव्य धारा के थे। तो जो कबीरदास हैं वो संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। कबीर में सतगुरु की तुलना किसने की है? तो कबीर ने सतगुरु की तुलना किससे की है? ऑप्शन ए है बढ़ई से, ऑप्शन बी है लुहार से, ऑप्शन सी है व्यापारी से, ऑप्शन डी है पालनहार से। तो कबीरदास ने सतगुरु की तुलना वो किससे की है? एक लुहार से करी है। अब बढ़ते अपन 50 नंबर क्वेश्चन पे। निर्गुण भक्ति में कौन सा तत्व नहीं होता है? ऑप्शन ए है नाम जप नहीं होता है, ऑप्शन बी है ईश्वर प्रेम नहीं होता है, ऑप्शन सी है कर्मकांड नहीं होता है, ऑप्शन डी है सहज साधना नहीं होता है। जो निर्गुण भक्ति होती है वो लोग कर्म कांड के अंदर विश्वास नहीं रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। और हम सब जानते हैं जो कबीरदास है वो भी निर्गुण भक्ति धारा के ही प्रमुख कवि हुए हैं। धन्यवाद।